जय हिंद साथियों। मैं आरक्षी राजा बाबू तैयार हूँ आज की क्लास के लिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से संविधान का कोर्स लगभग आपका 50% 60% कवर हो चुका है और बहुत ही कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट कोर्स हम करा दें। और संभवतः टाइम से पहले संविधान का और जो हमारा पुलिस प्रशासन व्यवस्था का पेपर था, टॉपिक था, वो आपके एग्जाम 11 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन साथ में चलता रहेगा। आप देखते होंगे सामने मैंने कुछ आर्टिकल आज पहले लिख रखे हैं, क्योंकि आप लोगों से फीडबैक मांगा जाए तो आप लोग तो देते नहीं हैं। लेकिन मेरे एक खास मित्र कहिए, बड़े भाई कहिए, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी वीडियो उतनी रुचिकर नहीं लग रही, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, क्योंकि आप बहुत कुछ ज्यादा लिख नहीं रहे। अब मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे सामने प्रॉब्लम है कि मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लिख सकूं। खैर, लास्ट वीडियो मैंने राष्ट्रपति पर ले जाकर रोक दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि आगे प्रधानमंत्री या राज्यपाल जो भी मुख्य बिंदु रहेगा, हम उस पर टॉपिक लेकर के आएंगे, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो आज हमारी जो चर्चा पहले रुकी हुई थी वो हमारी राष्ट्रपति पर जाकर रुकी थी। उसके बाद राज्यपाल और उपराज्यपाल और कहे तो प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत कुछ बचा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, संविधान में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में विस्तृत वर्णन अच्छा खासा है, क्योंकि ये लोग संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संविधान में इनके लिए प्रमुखता दी गई है। तो ये राष्ट्रपति के लिए प्रावधान जो भी थे हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैं बैक से स्टार्ट थोड़ा सा करता हूं। आर्टिकल 72 से थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए तो आपको आर्टिकल 72 में याद आएगा आपको क्षमादान। क्षमादान है आर्टिकल 72 में। आप लोगों में से किसी ने फिल्मों को देखने का भी शौकीन होगा, तो आप लोगों ने अजय देवगन साहब की एक जिगर मूवी थी, करिश्मा कपूर और अजय देवगन सर की, उसमें लास्ट में देखा होगा, जिसने देखी है, अदरवाइज तो मैं पहले बता भी चुका हूं, जिसने देखी होगी उसमें देखा होगा करिश्मा कपूर और अजय देवगन दोनों के लिए लास्ट में अजय देवगन के लिए मृत्यु की सजा और करिश्मा कपूर के लिए आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। दोनों लोग प्रेसिडेंट महोदय के सम्मुख पहुंचते हैं और वो करिश्मा कपूर कहते हैं कि अन्याय क्यों, दोनों के लिए बराबर सजा मिलनी चाहिए। तो राष्ट्रपति महोदय दोनों के आचरण, वर्ताव और परिस्थितियों को देख करके दोनों की सजा माफ कर देते हैं। तो यही आर्टिकल 72 में है कि भारत का संविधान उसका अनुच्छेद 72 भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सजा को बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, स्थगन, परिहार, लंबन, मतलब किसी की सजा को कम कर सकते हैं, किसी की सजा को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी की सजा को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वो हमारा आर्टिकल 72 कहता है। आर्टिकल 74 में ही आपका पूरा टॉपिक छुपा है। आर्टिकल 74 में यह है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का राष्ट्रपति का सलाहकार और परामर्शदाता होना, या कहें तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए और परामर्श करने के लिए मंत्री परिषद, यानी कि कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये 74 में है। इसी में छोटी सी एक कोटेशन कहीं जुड़ी हुई है जिसमें लिखा है कि मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, तो बताते हैं कि मंत्री परिषद का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। बस ये छोटा सा ये प्रावधान दिया गया है कि मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री और सारे मंत्री राष्ट्रपति की सलाह के लिए होंगे। तो ये आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 74 को इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ज्यादा कुछ प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन नहीं है और बहुत ज्यादा लोग पढ़ाते ही नहीं इसी वजह से, क्योंकि संविधान में ज्यादा वर्णन इसका होता नहीं। अभी आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने वाले हैं, तो आर्टिकल 74 से आपसे पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो वो आर्टिकल 74 है। आर्टिकल 78 में आता है, यह है प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे कि राष्ट्रपति महोदय को प्रत्येक कार्य की जानकारी देंगे, और अगर कोई भी ऐसी समस्या उठती है तो राष्ट्रपति महोदय मांगेंगे जानकारी तब भी देंगे, और राष्ट्रपति महोदय अगर जानकारी नहीं भी मांगते हैं तो प्रत्येक कार्य की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री महोदय देंगे। पीएमओ ऑफिस से प्रेसिडेंट ऑफिस हर कार्य की, हर वर्ग की सूचना जाएगी। ये आर्टिकल 78 कहता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या कहता है? आर्टिकल 110 में है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं अलग अलग तरह से। आर्टिकल 110 में, अब मैंने सारे आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही लिखे हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से संभावना सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की रहती है। 110 में है आपका, जिसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक। मैं आपको विधेयक के बारे में पहले बता चुका हूं। विधेयक का मतलब होता है कि जब नियमों का एक संग्रह, एक मात्रा में नियम, किसी भी एक विषय पर जब बहुत सारे नियम होते हैं, उन सबको इकट्ठा जब किया जाता है तो हम उसको, जैसे हमने बताया, कहानियों की बहुत सारी कहानियां इकट्ठी की हमने और एक किताब में इकट्ठा करके उनको रख दिया। तब हम वो कहानियों का संग्रह ना कह करके हम उसको कथा भारती कोई नाम दे देते हैं कि कथा भारती है या ऐसी पुस्तक है। तो ऐसे ही हम नियमों, किसी भी मामले पर जब बहुत सारे नियम होते हैं, हम बहुत सारे नियम बना देते हैं कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो विधेयक बन जाता है। जब तक वो संसद में बिल बन जाता है, जब तक वो संसद में दोनों सदनों से पारित नहीं होता, तब तक वो विधेयक रहेगा। जब राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति के लिए पहुंच जाता है और राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति दे देते हैं, तब वो अधिनियम या एक्ट बन जाता है। तो ये वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, सवाल को घुमा के पूछते हैं कि वित्त विधेयक की परिभाषा, वित्त विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में है। 109 एक आर्टिकल और है इससे ठीक पहले, उसमें वित्त विधेयक की विशेष प्रक्रिया है कि किस तरह से वित्त विधेयक को मूव किया जाएगा। तो वित्त विधेयक की विशेष प्रक्रिया 109 में है और वित्त विधेयक की परिभाषा 110 में है। हम कंफ्यूज कहां होते हैं? क्योंकि 109 पहले आता है और वित्त विधेयक का जिक्र पहले 109 में आ जाता है, तो हम 109 को टिक कर देते हैं। हमको वो नहीं करना, हमको करना क्या है कि वित्त विधेयक की परिभाषा 110 में है, प्रक्रिया 109 में, हमें इतना याद रखना है। वित्त विधेयक बता दूं, पैसे से संबंधित जो भी विधेयक बनता है उसको हम वित्त विधेयक कहते हैं। और वित्त या धन कह दें, हमारी टीम हमको बता रही कि सर धन विधेयक भी कह सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, धन विधेयक। तो धन विधेयक जो रहता है वो आर्टिकल 110 में। अब आर्टिकल हमारा आता है 112। आर्टिकल 112 में क्या है? आर्टिकल 112 में है संघीय वार्षिक विवरण मिलेगा कुछ पुस्तकों में, कुछ में बजट मिलेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि यूनियन बजट जो रहता है आपका, वो आर्टिकल 112 में है। संघीय बजट है, साल भर का बजट का मतलब, ये अंग्रेजी का शब्द है बजट, तो सभी जानते हो बजट का मतलब लेखा जोखा रहता है कि कितना हमें कैसे, मतलब मेंटेनेंस बना करके चलना है, कितना हमारे पास होना चाहिए, कितना हमें खर्च करना है, कितना बचा के रखना है। तो ये सब जो एक रूपरेखा होती है, हम उसको बजट कहते हैं। तो पूरे संघ का, देखिए 3 शब्द है। पहला है संघीय यानी पूरे संघ का, भारतवर्ष का, वार्षिक यानी कि सालाना, और बजट मतलब पैसे का लेखा जोखा। तो ये आर्टिकल 112 में, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि संघीय बजट आर्टिकल संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है या किस तरह से वर्णित है। तो संघीय वार्षिक बजट, संघीय वार्षिक विवरण भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बजट की जगह विवरण भी मिल सकता है, तो उस पर ध्यान रखेंगे कि यूनियन बजट जो है वो आर्टिकल 112 में वर्णित है। अब आ जाता है हमारा आर्टिकल 123, 123। मैं ये भी पढ़ा चुका हूं आपको, एक तरह से आपको याद भी होना चाहिए कि आर्टिकल 103 कहता है प्रेसिडेंट की पावर होती है, क्या पावर होती है? अध्यादेश प्रख्यापित करने की। थोड़ा इसकी हिंदी टफ है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रेसिडेंट की पावर। अध्यादेश क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है, जब संसद विश्रांति काल में हो, दैट मीन्स साल में संसद के 3 सदन होते हैं वर्ष में, तो उन सदनों के बीच में, उन जो संसद सत्र है, उन सदनों के बीच में, हर समय संसद तो नहीं बैठी है,
हर समय विचार विमर्श नहीं चल रहा है, तो एक सदन से एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का जो टाइम गैप रहता है लगभग 2-3-4 महीने का, उस टाइम गैप के बीच में अगर किसी मामले पर कोई नियम कानून बनाने पड़ जाए, अचानक में कोई विधेयक लाना पड़ जाए, तो संसद उस समय नहीं है, तब राष्ट्रपति को संविधान ने पावर दी है कि उसको वे अपने दस्तखत से राष्ट्रीय गजट में प्रकाशित करेंगे, और उसको जब तक आपकी संसद उस पर नियम ना बना दे तब तक के लिए वो नियम माना जाएगा, एक्ट माना जाएगा। तो उसको हम अध्यादेश बोलते हैं। ये अगर इसको संधियां आपने पढ़ी होंगी तो अध्याय मतलब और आदेश, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ अध्य और आदेश। तो आदेश तो है, ये किसका है? राष्ट्रपति का है। प्रख्यापित करने की, अनाउंस करने की पावर है। अब आता है आपका आर्टिकल 143। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने आपको भाग पढ़ा है पहले भाग से अगर आपको याद होगा तो ये भाग आपका आ रहा है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि 143 उच्चतम न्यायालय किससे है, तो इसका मतलब उच्चतम न्यायालय से किसका होगा, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति। दो तरह से इसको पूछ सकते हैं। देखिए आर्टिकल 143 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले पर परामर्श कर सकता है, परामर्श लेगा या सलाह लेगा। तो राष्ट्रपति की तो ये शक्ति होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी किसी भी मामले पर विधिक राय ले सकता है। ये राष्ट्रपति की पावर है। लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रपति तो लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो देगी सलाह। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो इसी आर्टिकल में बाउंड हो रही है, बाध्य हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की ये ड्यूटी है, सर्वोच्च न्यायालय का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को किसी विधिक मामले पर सलाह दे, परामर्श दे। तब आप बताएंगे कि आर्टिकल 143, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़े से घुमाकर पूछे जा रहे हैं, थोड़े से डीप जाके पूछे जा रहे हैं। जो लोग अच्छे से पढ़े वही क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इतना पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति है 143 में, मानते हैं 143 में राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन साथ ही साथ उसकी भी जिम्मेदारी है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, कि वह इस पर राष्ट्रपति को सलाह दे। आर्टिकल 155, देखिए मैंने बताया राष्ट्रपति के ठीक नीचे रहता है आपका प्रधानमंत्री वर्किंग में, लेकिन प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। अब 155 से राज्यपाल शुरू हो रहे हैं, राज्यपाल चलेंगे, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं रहेगी। तो 155 में आपके आ जाते हैं राज्यों के राज्यपाल, वो परिभाषा है आपकी 152 में। यहां पर है 155 में राज्यपाल, किसी भी राज्य के हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल को उन्होंने बताई है नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत के द्वारा होगी। राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल का नियुक्ति पत्र अपने दस्तखत से जारी करेंगे। ये 155 में है। आगे आ जाता है 161। राज्यपाल में और राष्ट्रपति में संविधान में देखेंगे, अगर आपने एक को याद कर लिया तो दूसरे को आसानी से याद कर पाएंगे। इनकी पावर्स की तरह लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि यह यूनियन में है, संघ में है, और राज्यपाल आपके स्टेट में है या राज्य में है। तो राज्यपाल में 155 में नियुक्ति आ गई। 161 में बता रहा हूं कि केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टाइम मिलेगा तो बीच में डीप हम लोग चले जाएंगे और ज्यादा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 161 में आपकी आ जाती है राज्यपाल की शक्तियां। कौन सी? क्षमा दान की। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियां हैं इसमें। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के समान राज्यपाल की इतनी शक्तियां नहीं जितनी राष्ट्रपति महोदय को, क्योंकि वो भारत का इकलौता पद है। तो राष्ट्रपति महोदय को पावर है कि किसी की मृत्यु की सजा को बदल सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय को मृत्यु की सजा को छेड़ने का हक नहीं है। बाकी अधिकार है, किसी की सजा को कम कर सकते हैं, आजीवन से 10 वर्ष या 14 वर्ष या 7 वर्ष कर सकते, लेकिन मृत्यु में क्षमादान नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 161 में है। अब आ जाएंगे आप आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 163 में देखिए वही को आर्टिकल लगभग मैंने लिखा है, बहुत अच्छे से मुझे लगा सेम हो गए, एक आर्टिकल ऊपर नीचे हुआ।
आर्टिकल 163 में क्या है, जैसे आपकी यहां पर 74 थी, ऐसे ही यहां पर 163 है। यहां पर क्या होगी, मंत्री परिषद। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा थोड़ा सा आपका इसको भर लूं। जी, तो आर्टिकल 163 जो आपका कहता है वो मंत्री परिषद है। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज तो, चलिए हम इसी पर जोर देकर लिखते हैं। आर्टिकल 163 का मतलब हो जाता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, देखिए अब यहां भी मंत्री परिषद है, वहां भी मंत्री परिषद है, तब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये कैसी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये है, देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड है, इस राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, दैट मीन्स ये है स्टेट की मंत्री परिषद, यानी कि संघ की, केंद्र सरकार की। वो 163 में जो मंत्री परिषद है वो यहाँ पर राज्यपाल से रिलेटेड है, दैट मीन्स वो बात हो रही है स्टेट की, यानी कि राज्य की या मुख्यमंत्री लेवल की। तो ये जो मंत्री परिषद होगी इसमें है आपकी सीएम की अपॉइंटमेंट, जैसे यहाँ पर थी 74 में वो प्रधानमंत्री की, ऐसे ही 163 में है आपकी सीएम की, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की। इसका आर्टिकल 163 की परिभाषा क्या कहती है, उसमें प्रावधान है कि लिखा गया है कि राज्यपाल की सलाह, सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद राज्य में होगी। उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, वहां पर 163 में लिखा है। आगे 167 में सेम कंडीशन है, जैसे यहां पर 74 से 78 तक क्या था, प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे राष्ट्रपति को किसी भी कार्य की जानकारी देने के कि सर हम यहाँ पर ये काम करने वाले हैं और स्टेट में इस रोड पे हम इतना खर्च करने वाले हैं, या हम ये नीति लाने वाले हैं, इस मामले में हम ये करने वाले हैं। तो सेम ड्यूटी सीएम की होगी कि वो अपने सभी कार्यों की जानकारी जो देगा वो राज्यपाल को देगा। क्या है 167 में, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक, अब आप क्या जाते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो जानकारी देगा हर मामले की। अब आगे आपका आता है 169। देखिए यहां पर 78 के बाद 79 से आपकी संसद शुरू हो जाती है। संसद से सवाल ज्यादा होते नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहां पर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक क्वेश्चन डाल दूं, तो यहाँ 169 में आपका जो है स्टेट लेवल पर जो आपकी विधानमंडल होती है उसका सृजन होता है। विधानमंडल का सृजन, विधानमंडल किस आर्टिकल के तहत बनती है, 169 के। उसके फिर और हम नीचे डीप में चले जाएंगे तो उसमें क्लियर आ जाएगा कि किस आर्टिकल में विधानसभा, किस आर्टिकल में विधान परिषद, लेकिन 169 में राज्य में विधान परिषदों का या विधानमंडल का सृजन होता है। आर्टिकल 200 में आपके आ जाते हैं विधेयकों पर, सॉरी कोई जो विधेयक रहते हैं हमारे, उन विधेयकों पर अनुमति देना, स्वीकृति देना। किसकी, ध्यान रखना, अब जो ये विधेयक वगैरह जो भी चल रहा है वो राज्यपाल से चल रहा है, दैट मीन्स स्टेट पे चल रहा है, राष्ट्रपति से रिलेटेड वो निपटेगा आपका, क्योंकि आपको अच्छे से पता हो 151 तक आपकी केंद्र सरकार है, 152 से 237 तक राज्य सरकार है। तो अब ये जो भी बात हो रही है वो राज्य सरकार की हो रही है। तो आपकी स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडलों में, राज्य विधानसभा, विधान परिषद में जो भी आपके ऑर्डिनेंस पास होंगे, विधेयक पेश होंगे, उन विधेयकों पर स्वीकृति देंगे, कौन देंगे, राज्यपाल महोदय देंगे। तो राज्यपाल महोदय की पावर है आर्टिकल 200 में। 213 में क्या है, 213 में आपका पावर है राज्यपाल की, वो भी कौन सी, जो प्रेसिडेंट की है। 123 में क्या पावर थी, 123 में पावर थी कि संसद के विश्रांति काल में, जब संसद सदन में ना हो, वर्क ना कर रही हो, उस समय अचानक में कोई आदेश जारी करना पड़ जाए, नियम बनाना पड़ जाए, तो अध्यादेश जिसे हम बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट लागू करते हैं। लेकिन वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, लेकिन किसी खास स्टेट में अगर हमको लागू करना पड़े
तब आर्टिकल 213 में राज्यपाल महोदय से अनुरोध करेंगे कि राज्यपाल महोदय इसको लागू करवाएं, उसको जारी करें। ये राज्यपाल महोदय की हमारी ड्यूटी रहेगी, ये उनकी पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो 213 में क्या है, राज्यपाल महोदय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 226 में आते हैं। तो आर्टिकल 226 में आपको मौलिक अधिकारों में पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 226 में क्या चीज लिखी है, जो आर्टिकल 32 में है वही आर्टिकल 226 में है। मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति। लेकिन आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट की, और आर्टिकल 22(2) में 226 में राज्य सरकार की है, यानी कि उच्च न्यायालय की। यहाँ उच्चतम मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा, दैट मीन सर्वोच्च न्यायालय। उच्च यानी कि उससे छोटा लेकिन कुछ से बड़ा, तो वो है उच्च यानी कि राज्य न्यायालय। तो राज्य में जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, किसी भी राज्य का हुआ, गुजरात का, बॉम्बे का, महाराष्ट्र का, दैट मीन्स या यूपी का या बिहार का, तो ये उच्च न्यायालय है। लेकिन सभी का मिलकर के जो सबसे बड़ा है वो सर्वोच्च दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। तो 226 आर्टिकल में इनकी हाई कोर्ट्स की पावर है कि वो 5 तरह की रिट और उसके अलावा भी कुछ रिट जारी कर सकते हैं। वो रिट मैंने आपको पहले बताई हुई है, हैवियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इस तरह की जो भी हमारी 5 रिटें हैं वो जारी करने की शक्ति। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिट जारी करने की शक्ति किसकी, ध्यान रखना, हाई कोर्ट। क्योंकि अब बात कहां से चल रही है, 151 से लेकर के आगे 237 तक कहां चलेंगे, स्टेट में, केवल स्टेट में। उससे पहले केवल सेंटर में थे, अब केवल स्टेट में होंगे 237 तक। 238 के बाद जब हम शुरू होंगे तो उसमें हमने जो भाग पढ़े उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब 226 के बाद किया है 239। अब केवल स्टेट की बात नहीं हो रही है, अब ना मतलब स्टेट से है ना मतलब सेंटर से है। तो आर्टिकल 239 अगर आपको याद होगा, 239 से 242 तक ये आपको बताए गए थे यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन पर कहने को तो राज्य होंगे लेकिन उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि प्रेसिडेंट का शासन होगा। तो आर्टिकल 239 से 242 तक है। लेकिन 239 ए ही मैंने यहां क्यों लिया, ये विशेष प्रश्न है, विशेष आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है संघ शासित क्षेत्र है लेकिन साथ ही साथ भारत की राजधानी है, इसलिए यह उसे बात विशेश बनाती है और इसी वजह से उसके लिए अलग से प्रावधान संविधान में किए गए हैं। दिल्ली जो है हमारी 239 ए में वर्णित है। ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत की राजधानी के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से वर्णित है, 239 ए कह सकते हैं। 239 ए में हिंदी में बोल सकते हैं इसमें का या आ ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, पढ़ने के बाद भी समस्या हो जाए। तो ऐसा है क्यों, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र होने के साथ साथ भारत की राजधानी है, इसलिए उसे विशेष दर्जा दिया गया है। उसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो कि 239 ए में। लास्ट आर्टिकल हमारा आज का है 249। एक बात मैं आपको डीपली बता दूं अच्छे से, 110 ये जो है हमारा 51 से 52 से लेकर 151 तक केंद्र है, देख पा रहा है, शायद मैं देख रहा हूं। 52 से 151 तक केंद्र है और 152 से 237 तक राज्य है। आर्टिकल 52 से 151 तक केंद्र की जानकारी दी गई है, केंद्र के अधिकार शक्तियां संवर्णन किए गए हैं। 152 से 237 तक राज्यों के बारे में व्यवस्था की गई, बात की गई है। लेकिन अब हमें यह समझ में नहीं आता क्योंकि इसी में इसके बीच में संसद है और इसके बीच में विधानमंडल है। संसद में कौन से नियम बनेंगे और आपके उसमें कौन से नियम बनेंगे विधानमंडलों में, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे अधिनियम, ऐसे नियम, ऐसे विधेयक जो राज्य सरकार से संबंधित होंगे वो विधानमंडलों में पेश किए जाएंगे। ऐसे मामले जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते होंगे वो संसद में पेश किए जाएंगे।
एक दूसरा विभाजन इसका पढ़ने का हमें और भी है। अनुसूचियां हम अब इसके बाद हम अनुसूचियां पढ़ेंगे और अनुसूचियों के बाद संशोधन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 3 क्लास में संविधान पूरा है। मतलब पूरा का मतलब वैसे तो पूरा नहीं है, लेकिन जितना जरूरी पढ़ना था वो 3 क्लास में हम संविधान पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद और जो भी चीजें हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन अब हम बाकी क्लासें बाद में लेंगे। पहले हम जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन वगैरह हम करेंगे प्रैक्टिस से, जिससे कि हम भूल ना जाए। तो हम 2-3 क्लासों में हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे की क्लासें लेंगे। देखिए, तो मैं जो कह रहा था, हम जब अनुसूची पढ़ेंगे, अनुसूची में मामले आएंगे जिसको हम बोलते हैं सूची में होगी एक तो होगी राज्य सूची। मैं एक बहुत चीज परेशान हूं आज अपने इन मार्कर्स से। एक तो होगी देखिए राज्य सूची, एक होगी संघ सूची, एक होगी जो हम पढ़ेंगे समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का मतलब है ऐसी सूची, उस सूची में ऐसे टॉपिक दिए होंगे जिस पर सारा काम करने का, कर जमा करने का, खर्च करने का, सारी जिम्मेदारी उठाने का, सारी जिम्मेदारी राज्य की होगी। संघ का मतलब जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पैसा जमा करना, पैसा खर्च करना, व्यवस्थापना करना, सारे काम करना संघ का होगा। और समवर्ती में उनका शेयर होगा कि राज्य 25% करेगा, 75% केंद्र करेगा, या 60% केंद्र करेगा, 40% राज्य करेगा। तो ये इन अनुसूचियों में वर्णन है, इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि राज्य सूची में जो विषय राज्य सूची में दिए होंगे उन्हीं मामलों पर विधानमंडल में विधेयक लाए जाएंगे। दैट मीन्स क्योंकि राज्य को ये पावर होगी कि इन मामलों पर वो काम कर सकता है, तो उन्हीं मामलों को विधानमंडल में या उन चीजों से, उन विषयों से संबंधित वह विधानमंडल में ले जा सकते हैं। संघ सूची से संबंधित मामलों को संसद में ले जा सकते हैं। समवर्ती में संघ उनको बताएगा कि आप अपने यहाँ इसका निपटारा कर लो, या संसद में हम इसका कर लेंगे। तो ये इसमें हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ आर्टिकल 249 में है। आर्टिकल 249 में है राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय होंगे उन मामलों पर विधानमंडल या राज्य कोई नियम बना सकता है, कोई नया प्रावधान लागू कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसको पढ़ लेंगे, रिपीट कर लेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कोशिश करेंगे हम 1-2 क्लास के लिए हमने पिछले जो भी पढ़े हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 2-3 दिन छुट्टी में रहा या हम क्लास नहीं ले पाए, इसका मतलब यही था कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। तो वो मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप या जो भी है हमारी टीम, उसके माध्यम से पहुंचाऊंगा। उन सभी क्वेश्चन को आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, तब तक मैं आपके लिए कुछ नया कंटेंट तैयार करूंगा। जय हिंद।